अजमेर में फायर सागर रोड पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। गोटा कॉलोनी, जहां शादी समारोह चल रहा था, और वहां पर देखिए आप, जितने लोगों की परमिशन है उससे ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अजमेर के फायर सागर रोड पर गोटा कॉलोनी में शादी समारोह की ये तस्वीरें जो प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है, कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ा है, यह साबित कर रही है। सरकार और प्रशासन की सख्ती का मजाक उड़ाती ये तस्वीरें। शादी में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों में कईयों के चेहरे पर न मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग आप ढूंढने की कोशिश कीजिए इन तस्वीरों में। मैं भी आपका साथ देता हूं और कोशिश करता हूं कि अगर इस भीड़ में आपको सोशल डिस्टेंसिंग या मुझे सोशल डिस्टेंसिंग नजर आए तो दाद दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आसपास खड़े हैं, सट कर खड़े हैं, मास्क नहीं पहने हैं, और संख्या अपने आप में यह बता रही है कि अजमेर प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है या फिर आंख बंद किए लेटा है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। नियम स्पष्ट है, कहने को जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन अनुशासनहीनता लोगों के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर इन तस्वीरों में साफ तौर पर सामने आ रही है। और सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत, अजमेर प्रशासन के अलावा कहीं का प्रशासन होता तो उन्हें दिख जाता कि यह संख्या 50 से ज्यादा है, मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, चालान कट जाता। प्रदेश के एक हिस्से में तो ऐसी शादी पर चालान कटा है, लेकिन अजमेर प्रशासन को शायद इन तस्वीरों में मास्क ही मास्क, 2 गज की दूरियां और 50 की संख्या नजर आ रही होगी। स्वप्निल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम अजमेर का जिला प्रशासन जो लगातार कोरोना की गाइडलाइन, जन अनुशासन पखवाड़े के तमाम नियमों की पालना को लेकर सख्ती बरत रहा है। लेकिन आज ये जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर 2 घंटे पहले की है स्वप्निल, और हमें जो जानकारी मिली है अब से करीब 20 मिनट पहले गंज थाना पुलिस इस इलाके में पहुंची है। लेकिन जिस समारोह स्थल की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, गंज थाना पुलिस यहां नहीं पहुंचकर इसके पास में हाथी खेड़ा का एक जगह है, वहां के एक समारोह स्थल पे पहुंची है। और कमोबेश ऐसी तस्वीरें शहर के कई समारोह स्थल पर देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा सवाल इस लिहाज से भी खड़ा करती है कि कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने 9 इंसिडेंट कमांडर्स की नियुक्ति की है, जिनकी जिम्मेदारी यही है राउंड द क्लॉक कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाना। जो भी अनुशासन के दायरे से बाहर निकलता है, कोरोना गाइडलाइन की दायरे से बाहर निकलता है, उस पर सीजर की कार्रवाई करना। हाँ, लेकिन अभिजीत, मैं एक बात जोड़ूं, मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, आम दिन होते और शादी ब्याह की बात होती तो मैं ये जरूर कहता कि भाई प्रशासन हर जगह चप्पे चप्पे पर निगाह नहीं रख सकता, एक आध जगह से कोई ना कोई खामी सामने आ सकती है। लेकिन ऐसे हालात में जब इन्फॉर्म करना है प्रशासन को कि भाई कहां कहां शादी होगी, हमारी गेस्ट लिस्ट क्या है, उस वक्त ये तस्वीरें आई हैं। स्वप्निल, इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का देखिए, जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक रूप से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें इंसिडेंट कमांडर्स और मीडिया के कर्मियों को शामिल किया गया है। अब से करीब 2 घंटे पहले उस ग्रुप में इस बात की सूचना उस व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी करीब आधे घंटे पहले जो अतिरिक्त कलेक्टर हैं प्रशासन कैलाश शर्मा, उनसे बात हुई। मैंने उनको कहा कि साहब, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सुपर स्प्रेडर, क्योंकि देखिए स्वप्निल, आज 623 ऐतिहासिक आंकड़ा है अजमेर में कोरोना पॉजिटिव का। वो जब अजमेर में निकल के आ रहे हैं और ऐसे दिन में हम ऐसी तस्वीरें अगर अजमेर में देखते हैं तो ये बेहद निराशाजनक और बेहद डिमोरलाइजिंग करने वाली तस्वीर है, खासतौर से जब प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। देखिए, आप उन दुकानों पे कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर 2 से 5 आदमी सोशल डिस्टेंसिंग अपना नहीं रहे हैं, आप उन दुकानों पे कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर 10 से 12 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आप वहां कार्रवाई करने से बच रहे हैं जहां पर 50 से कहीं ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 2 घंटे की पूर्व सूचना के बाद भी वहां पर कार्रवाई नहीं होना, और जब कार्रवाई हो रही है तो अधिकतर लोग जो तस्वीरों में दिख रहे हैं वो निकल चुके हैं। अब जब वहां पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचेंगे तो वहां पर कितने लोग मौजूद होंगे देखने की बात होगी, क्योंकि समय भी कभी भी। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, देखना होगा कि अजमेर प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या नहीं।
कोरोना मीटर खतरे के स्तर के बाहर है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी बढ़ी जरूर है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकल रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। दौसा में जब एसपी शहर के हालात जानने निकले तो हैरान रह गए। कई लोग बिना मास्क के दिखे। एसपी साहब ने ऐसे लोगों की खूब खबर ली, डंडे बरसाए और साथ ही एक मार्मिक अपील भी की। तो मेरा आप लोगों के थ्रू जनता से मैं फिर अपील कर रहा हूँ, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को मजाक में ना लें। 4 दिन बाद फिर यही लोग रोएंगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सिस्टम अगर आप लोग हो तभी सिस्टम है, अदरवाइज सिस्टम कुछ नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ का मुकाबला 2000 आदमी नहीं कर सकते। अगर आप लोग सेंसिटिविटी नहीं बरतोगे और कल को आप आगे ये कहते हो कि साहब प्रशासन हमारे को बेड नहीं उपलब्ध करवा रहा, प्रशासन हमारे को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तो इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। श्रीगंगानगर में जन अनुशासन पखवाड़े का मखौल उड़ रहा है। गाइडलाइन को ताक पर रख दुकानें खोली जा रही हैं, जिसके खिलाफ नगर परिषद एक्शन में। कई दुकानों को सीज किया गया, साथ ही कई के चालान काटे गए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मना रही है। इस जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की थी वो शाम 5 बजे तक बाजार बंद कर दें और बाजार बंद करने के बाद में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम ना दें। लेकिन श्रीगंगानगर वासी हैं कि लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। अभी हम इस समय पब्लिक मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर एक शॉप के अंदर व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही थी शटर को डाउन करने के बाद में। अभी हम देख सकते हैं किस तरह से नगर परिषद का अमला है, ये पूरी दुकान को सीज कर रहा है। जब दुकान खोल के देखा गया तो मालूम चला कि अंदर काफी सारी ग्राहक मौजूद थे जो इस समय दुकानदारी में व्यस्त है और इस तरह से दुकान को सील किया जा रहा है। आप देखिए लगातार नगर परिषद अमला लगातार कार्रवाई करने में जुड़ा हुआ है, लेकिन श्री गंगानगर वासी हैं कि लगातार जन अनुशासन पखवाड़े का मखौल उड़ाते हुए दिख रहे हैं। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे नगर परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर रमनदीप कौर से। मैम, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? आप चूंकि मार्केट को पूरा सर्व कर रहे हैं। सर्वे के दौरान हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो कि दुकानों के शटर डाउन करने के बाद में बाहर से लॉक लगा के अपने जो दुकानदार हैं या हेल्पर हैं उनको मतलब साथ बाहर खड़ा कर रखा है निगरानी के लिए। तो अंदर काम मतलब चल रहा है, सेलिंग चल रही है। तो ये थी नगर परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर रमनदीप कौर जो लगातार फील्ड में एक्टिव हैं और जो भी व्यावसायिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक बार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से फिर से अपील करता है कि वो जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राज्य सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइंस को ईमानदारी से फॉलो करें और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम में मददगार बने। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन में है। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक हुई, फ्री वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की गई। यह तय हुआ कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लगातार इसे लेकर दबाव बनाएगी। केंद्र से अगर मदद नहीं मिलती है तो फिर सरकार अपने स्तर पर फैसला लेगी। वहीं साथ ही केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। इस बीच मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारी भी सौंपी जानी है। प्रदेश की जनता को सभी मेडिकल सुविधाएं मिलें, यह सुनिश्चित किया जाएगा। चिरंजीवी योजना आ गई है जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा, जिसमें कोरोना का इलाज भी फ्री हो जाएगा। ये योजना जो राजस्थान एक मॉडल स्टेट है, वैक्सीनेशन में भी हम नंबर 1 है, परसेंटेज वाइज महाराष्ट्र से भी ज्यादा, क्योंकि हमारा स्टेट जितनी संख्या हमारी हुई है जनसंख्या के आधार पर हम नंबर 1 पर है वैक्सीन लगाने में भी लोगों के राजस्थान में भिवाड़ी में जो फैक्ट्री लगी हुई है ऑक्सीजन जो बनाती है उसका भी ऑक्सीजन आप बाहर भेज रहे हो, आप भेजिए, लेकिन ईमानदारी से कोटा निर्धारित कीजिए। राजस्थान का जो आपने चार्ट बनाया उसमें सबसे नीचे लिखा है राजस्थान और गुजरात में मरीज बराबर है, लेकिन हमको तो लगभग 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस मिल रही है और उनको 900 मीट्रिक टन मिल रही है। हमें जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। देश के नागरिक सब बराबर है कि फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में सबके लिए होनी चाहिए। ये देश का खजाना देश की जनता का है। केंद्र सरकार अपने घर से लेकर नहीं आई है, प्रधानमंत्री जी घर से लेकर नहीं आए। फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए। कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार को 150 रुपए में देंगे, 150 रुपए में 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 150
राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपए में देंगे। 18 से 45 वर्ष के जो नौजवान हैं, 35 वर्ष के नौजवान हैं, जिन नौजवानों ने सबसे ज्यादा वोट दिए मोदी जी को इसलिए दिए थे कि जैसे ही नौजवान का नाम आया तो उससे पैसे की हो गई। ये क्या घोटाला है? लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, 3 रेट वैक्सीनेशन की कभी हुई है क्या? तैयारी राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कर रही है, क्योंकि ये वही स्टेट है जो फ्री में इलाज करता है, फ्री में जांच करता है, फ्री में दवाइयां देता है। तो इस स्टेट में कोई कमी हम नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार कितना भी कर ले, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई कमी ना जवान को आएगी, कमी ना बुजुर्ग को, ना बच्चे को। एक एक नागरिक सरकार के परिवार का सदस्य, सरकार जी जान लड़ा देगी, लेकिन कोई कमी राजस्थान की जनता को नहीं आने देंगे। ये तैयारी कैबिनेट की मीटिंग में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे साथ बैठकर की है। कोरोना संकट के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के सांसदों के साथ वीसी के जरिए बैठक की और संक्रमण के मौजूदा हालात पर चर्चा की। महामारी को लेकर पार्टी द्वारा किए गए राहत कार्यों का भी फीडबैक लिया और आम जन को हर संभव मदद देने की बात कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान के जो बीजेपी के 24 सांसद हैं उनके साथ वो वीसी के जरिए जुड़े और उनसे पूछा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है, क्या हालात हैं, किस तरह की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। साथ ही महामारी को लेकर क्या पार्टी राहत कार्यों को तेजी से कर रही है, लोगों के बीच में तेजी से पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने सभी को यह स्पष्ट किया कि अगर आम जन को मदद की जरूरत है तो हर संभव मदद दी जाए। कोरोना काल में गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना वरदान साबित हो रही है। अब अस्पतालों में कोरोना मरीजों को इंदिरा रसोई का मुफ्त खाना मिलेगा। संकट काल में वरदान इंदिरा रसोई, कोई भूखा न सोए का संकल्प इंदिरा रसोई, कोरोना काल में संजीवनी इंदिरा रसोई। जी हां, संकट काल में सीएम गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई में सिर्फ 8 रुपए में गर्मा गर्म खाना मिल रहा है। गहलोत सरकार का कोई भूखा न सोए संकल्प पूरा हो रहा है। अब कोविड सेंटर में मरीजों को इंदिरा रसोई का मुफ्त खाना मिलेगा। राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। 8 रुपए में भरपेट और पौष्टिक गर्मा गर्म खाना परोसने वाली सरकार की इंदिरा रसोइयों में इन दिनों भीड़ कम है, लेकिन अब कोविड सेंटर्स पर भी इंदिरा रसोई का खाना परोसा जाने लगा है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वागत शासन विभाग को दी गई है। राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों में ये आदेश किए हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए और उनको इंदिरा रसोई योजना के तहत जो भोजन है निःशुल्क उनको उपलब्ध कराया जाए। तो संबंधित हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसकी डिमांड या मतलब कितने लंच चाहिए, कितने डिनर चाहिए, ये संबंधित नगरीय निकाय को उपलब्ध कराएंगे और हम उस खाने को उनके हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी भूखा नहीं सोए, उसमें कोविड के पेशेंट को भी हमने शामिल कर लिया है, तो उनको फ्री खाना खिलाने के आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। स्वागत शासन विभाग की ओर से करीब 200 से ज्यादा शहरों में 358 इंदिरा रसोई चलाई जा रही है, जिसमें 25 अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं, जहां जरूरतमंद सिर्फ 8 रुपए में भरपेट खाना खा रहे हैं और गहलोत सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा है खाना, 8 रुपए दिए, अच्छा बढ़िया है, बहुत बढ़िया खाना है, हमारा पेट भर जाता है। मुझे 9 महीने हो गए खाना खाते हुए। बहुत धन्यवाद है सरकार का, 8 रुपए में खूब इंशाल्लाह खाना मिल रहा है पेट भर के। धन्यवाद बोलती मैं सरकार। पेट भर के खाना खिलाया जाता है यहाँ पे, और जो ना अचार की व्यवस्था भी है, 2 तरीके की सब्जी देते हैं यहाँ, और जो ना अच्छी फैसिलिटी से खाना खिलाते हैं बैठ के टेबल पे, और जो ना
पैसे भी जो ना ऐसे हैं कि जो ना पता भी कि हर एक आदमी के पास से निकल जाए 8 रुपये तो। अच्छी सरकार है सर, जो ना पता भी कि गरीब लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था है इस चीज़ के लिए। अच्छा खाना है, जब चाहो आप खा सकते हो, टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है। आसपास के 100 रुपये खर्च करोगे, 8 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, बैठने की सुविधा अच्छी है, आप देख सकते हो। कोरोना काल के अंदर 8 रुपये के अंदर बहुत अच्छी सुविधा मिल रही प्रेजेंट भी है। बाकी और कोई सा भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो सुविधा दे रहा हो ऐसा। कोरोना संकट है लेकिन इंदिरा रसोई है तो कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं रहता। हर किसी को भरपेट खाना मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार की इस योजना की भोजन की क्वालिटी लगातार बरकरार रहेगी और लोगों को पौष्टिक भोजन भी मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। ऑक्सीजन की कीमत तो इस कोरोना काल में आपको पता ही है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, लेकिन महज 9 घंटे में हरियाणा से 20 टन ऑक्सीजन जोधपुर पहुंचा। इसके लिए हरियाणा से जोधपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 550 किलोमीटर की दूरी को पुलिस प्रशासन और आरटीओ की ओर से बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कुछ घंटों में पूरा कर लिया गया। और तो और जोधपुर में ऑक्सीजन को नियत समय से 9 घंटे पहले ही पहुंचा दिया गया। जब हमारे ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा थी और सप्लाई कम हो रही थी, प्रशासन के सहयोग से जो लिक्विड टैंकर आने में जो ज़्यादा समय लगता था, उसको ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल पहुँचाया गया। और आप घड़ी का मीटर देख सकते हैं, इसके रिक्त होने से पहले इस टैंकर का यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकें और किसी भी तरह की मोर्टेलिटी नहीं हो। कोई भी मरीज़ ये नहीं कह सके कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। मैं 9 बजे रवाना हुआ था और यहाँ पे मैं सुबह में 6:30 से 7 बजे आ गया था मैं। ठीक है, और प्रशासन बहुत बैठा हुआ था, किसान तो बाकी प्रशासन साथ में था, तो उनने फिर पूरी गाड़ी हटवा के फिर रास्ता क्लियर करवाया। रास्ता क्लियर करवा के फिर बाद में उस हिसाब से फिर भाई प्रशासन साथ में था, आर पार मेरे साथ में। अजमेर डिस्कॉम ने कोरोना और ऑक्सीजन संकट को लेकर बड़ा फैसला किया। डिस्कॉम अपने अधीन सभी 11 जिलों के ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों को 24 घंटे बिजली देगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सर्कल स्तर पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पाबंद किया गया है। बता दें, डिस्कॉम के इस फैसले से 14 ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों को कोरोना से जंग में बड़ी राहत मिलेगी। हम नहीं चाहते कि बिजली बोर्ड की वजह से कोई भी ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट भी बंद रहे। इसके लिए हमने 2 तरह की गाइडलाइंस जारी की है। सभी जिलों के अंदर हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में 14 ऑक्सीजन प्लांट हैं विभिन्न जिलों के अंदर, जिसमें से 2 अजमेर में भी हैं। इनमें यह है कि एक तो इनकी प्रॉपर उस फीडर की मेंटेनेंस हो जाए, उस फीडर पे किसी तरह का शटडाउन बाद में नहीं लिया जाए और 24 घंटे उनको अनवरत बिजली दी जाए, जिससे कि ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं हो। भरतपुर जिले से सटे यूपी की सीमा पर प्रशासन बिल्कुल सतर्क दिख रहा है। यूपी की तरफ से आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच हो रही है। जिन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं है उनको बॉर्डर पर ही उनका टेस्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने बॉर्डर पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं जो बिल्कुल चाक चौबंद है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यह भरतपुर का नाका लगा हुआ है। यहाँ कोविड-19 की जो जांच है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं उन पर खासी निगरानी रखी जा रही है। सभी गाड़ियों को रुकाकर जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो चेक की जा रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो पुलिस अधिकारी हैं राजकुमार जी, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह के ये हालात हैं और कैसे लोगों को जाने दिया जा रहा है आगे? यहाँ जाँच रही है कोविड-19 की, उनकी चेक करके भेजा जा रहा है। जो भी आ रहा है उसको यूपी से आ रहा है, राजस्थान में एंट्री कर रहा है, उस आदमी की चेक करके उसके जांच चेक की जा रही है उनकी कि जांच है कि नहीं इसके पास में, नहीं है तो चेक कराओ, उसके बाद में जाओ। कितनी गाड़ियां निकल रही हैं लगभग? कब से आप लगे हैं यहाँ पर? रात्रि में कैसी व्यवस्थाएं थी? कितने लोगों का आना जाना है? हमारी 3 शिफ्ट है यहाँ, 8 घंटे की एक शिफ्ट है। मैं सुबह 6 बजे आता हूँ और दिन के 2 बजे तक रहता हूँ। उसके बाद में जो भी गाड़ी आ रही है सबको हम चेक करके भेज रहे हैं। सबको कम से कम 200 गाड़ी के आसपास हम चेक कर चुके हैं अब तक। कई लोग जो बहाने लगाते हैं, उनके बहानों को भी उनको देख करके अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बड़ी मुस्तैदी से सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। हालातों को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। प्रशासन जो है वो ऊंचा नंगला चेक पोस्ट भी बनाया गया था, एक यहाँ बरसों में बनाया गया है। 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर और विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।
सवाईमाधोपुर में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ी हैं, जिसके चलते नगर परिषद की दमकल ने बाजार में सैनिटाइज के कार्य को अंजाम दिया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में रोजाना कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जिसके चलते चिकित्सा विभाग तथा नगर परिषद द्वारा भी अब सवाईमाधोपुर जिले में सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नगर परिषद की दमकल द्वारा बाजार में सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। हाइपोक्लोराइड सोडियम के द्वारा नगर परिषद की दमकल के साथ में सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। जगह जगह पर मुख्य बाजारों में, दुकानों पर तथा बाजार में सैनिटाइज किया जा रहा है। हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव नगर परिषद के दमकल कर्मी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि सवाईमाधोपुर कोरोना संक्रमण से अधिक बच सके और लोगों का जीवन खतरे में नहीं पड़ सके। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 सवाईमाधोपुर। पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी हारेंगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, यह दावा है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट कर लिखा, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं लेकिन मैं खेलना जानती हूं। कहने वाली ममता दीदी 10 साल से बंगाल के साथ खेल ही तो रही हैं। बंगाल की दुर्दशा इनके लिए खेल है, बंगाल में फैला भय इनके लिए खेल है, बंगाल में पनपता अपराध इनके लिए खेल है। लेकिन अब की बार इस खेल में बंगाल जीतेगा और दीदी हारेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का दावा ट्वीट के जरिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो काफी बिजी भी रहे हैं और लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते रहे। आज उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी चुनावों में हारने वाली हैं और भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि बंगाल की दुर्दशा ममता बनर्जी के लिए मानो एक खेल रही हो। बंगाल में फैला भय भी उनके लिए खेल रहा है, बंगाल में पनपता अपराध भी इनके लिए खेल रहा है। लेकिन अब की बार इस खेल में बंगाल जीतेगा और दीदी हारेगी। हेलीकॉप्टर से दूल्हा आया, हेलीकॉप्टर से दुल्हन विदा हुई, लेकिन कभी सुना है जन्म के बाद एक नवजात हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंची। जश्न मनाओ, लक्ष्मी आई है। खुशियां मनाओ, लक्ष्मी आई है। हेलीकॉप्टर से लक्ष्मी आगमन। इस सोच का स्वागत कीजिए, इस संकल्प का वेलकम कीजिए। एक मिसाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। ये तस्वीरें हैं नागौर जिले के निम्बड़ी चांदवता गांव की, जहां 35 साल बाद जब घर में बेटी का जन्म हुआ तो उसका स्वागत बड़े ही शाही अंदाज में किया गया। दरअसल बच्ची रिया का जन्म तो उसके ननिहाल में हुआ, लेकिन 50 दिन बाद उसे दादा के घर हेलीकॉप्टर से लाया गया। पोती के स्वागत के लिए उसके दादा ने लाखों खर्च किए, हेलीकॉप्टर बुक किया, प्रशासन से परमिशन ली और हेलीकॉप्टर से अपने घर लेकर आए। हमारे 35 साल बाद हमारी एक पोती हुई है। 35 साल पहले एक बच्ची थी, दूसरी बच्ची का इंतजार करते करते 20-25 साल निकल गया। अब हमारे 35 साल बाद में पोती हुई है। तो मैंने पहले सोचा था 20-25 साल बाद में पहले कि हमारे पोती हो जाए तो हम हेलीकॉप्टर से लाए और लाड प्यार करें और देश को भी मालूम पड़े कि बच्चों के साथ कैसी होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका ये कार्यक्रम रखने के लिए मैंने ये रखा है। जब मदनलाल प्रजापत ने अपनी पोती रिया को हेलीकॉप्टर से घर लाने की ठानी तो पता चला कि कम से कम 7 लाख रुपए का खर्च आएगा।
लेकिन मदनलाल पीछे नहीं हटे, फसल को बेचा, जमा पूंजी जोड़ी और हेलीकॉप्टर के खर्चे का इंतजाम कर लिया। इस सोच को न्यूज 18 भी सलाम करता है, क्योंकि मदनलाल की सोच में बेटियों के अच्छे दिन की तस्वीर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।